नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। चलिए मित्रों, हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र, और फटाफट से अब इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया जाए। तो चलिए खंड आ में पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला पूछा जा रहा है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच जो है उपन्यास है, और यह जो है यशपाल जी का चर्चित उपन्यास है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नंबर 2, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गलत, क्योंकि गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बड़ा अच्छा उपन्यास है, हमने पढ़ा है। आप लोगों को समय मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं। और गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? तो जी हाँ। और फिर ये भी गलत हो जाएगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो है जयप्रकाश भारती की नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार जो है मथुरानाथ शुक्ल हैं। चलिए, सारंगधर रचनाकार हैं? तो हम्मीर रासो हैं सारंगधर के रचनाकार। ये सब जो है आदिकालीन रचनाएं हैं। और ये जो ब्रजभाषा का सूत्रपात जब हुआ था संवत 1400 के आसपास की, तब की रचनाएं हैं ये सब हैं। पंचांग दर्शन आदि, भाषा योग, वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी, इसके साथ ही ये सब रचनाएं भी शामिल हैं। चलिए नंबर 6, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर? नहीं, ये जो है सही है बी वाला, श्रृंगार और प्रेम वेदना। और फिर नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बाकी ये सब लोग जो हैं भारतेंदु युग के हैं। नंबर 8, साकेत किस युग की रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और ये जो है द्विवेदी युग के कवि थे। तो ये जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? देखिए, भारत दुर्दशा वैसे जो है क्या नाटक है, लेकिन यहाँ पर नाटक नहीं दिया गया है, तो एकांकी। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीतिकालीन कवि हैं। नाना वाहन नाना वेशा विहसे, यहाँ पर विहसे का अर्थ होता है हंसना, तो हास्य रस हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृतिशाला सी। तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो विजय माला सी यहाँ पर उपमा अलंकार है। और रस पूछा जाएगा तो वीर रस से सुसज्जित सुभद्रा कुमारी चौहान जी की यह रचना है झांसी की रानी की समाधि पर। चलिए नंबर 13, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला जो है सममात्रिक छंद है। चलिए, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 15 नंबर, धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड। बाकी अस्म, कुलिस और पव, ये तीनों जो हैं
ये जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं, और कोदंड जो है धनुष का पर्यायवाची है। कोदंड खंडेउ राम जो है वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे धनुष भंग चैप्टर में। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय देखिए बाद में जोड़ता है, आई प्रत्यय है इसमें। षड दर्शन में कौन सा समास है? तो आ गया यहाँ पर षड यानी 6, और जो है द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। मति भी, अगर आप लोगों को दर्शन पता होगा 6 दर्शन कौन कौन से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन है, तो मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन जो है हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। चलिए, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है, हरिधन अत्र, यहाँ पर यड़ संधि है। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़च, ई का या हो जाता है और ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, री का ला हो जाता है। पठिस्यत धातु का पुरुष एवं वचन, तो पठिस्यत पठिस्यता पठिस्यन्ति पठिस्यस पठिस्यता पठिस्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचन। चलिए, अब इस तरीके से हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लिया। चलिए आइए वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये जो है ममता चैप्टर से लिया गया, थोड़ा टिपिकल है ये गद्यांश, और ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो गद्यांश हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और बाकी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यही है कि जो मौर्य और गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित जो शिल्पकला वास्तुकला जो उस समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, वह उस समय भग्नावशेष उसके पड़े थे, सब कुछ टूट फूट गए थे। तो वही इसमें बारीक रूप से जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, मतलब भग्नावशेष और तृण गुल्मों, जो तृण मतलब तिनका होता है, आदि सब से ढके हुए थे, मतलब जो है टूटे फूटे जर्जर अवस्था में थे। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, लेकिन फिर भी उन सब टूटे फूटे खंडहरों से भी एक भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का जो उच्चतम स्वरूप मौर्य और गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित किया गया था, वह जो है झलक रहा था, और यह सब ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रहे थे। तो इसकी व्याख्या थोड़ी कठिन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और धर्मचक्र कहाँ स्थित था? तो काशी के उत्तर में। चलिए, और फिर दूसरा है यह हाथ में कमल लिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया होगा तो ये भी है, अजंता का लिया गया, ये आसान है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूरि भरे अतिशोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरें अंगना पग बैजंत बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कितना अच्छा पद है। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे संपूर्ण रस खान के सवैये में ये पद मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। चलिए अर्थ बताते हैं। धूर्य भरे अतिशोभित श्यामजू, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी श्यामजू, कृष्ण जी धूल से सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे, और उतनी ही सुशोभित तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी उतनी ही सुशोभित हो रही थी जितना धूल से सने हुए कृष्ण जी सुशोभित हो रहे थे। और खेलत खाते फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए वह नंद बाबा के अंगना में इधर उधर घूम रहे थे। पग पैंजन इबाजत, और उनके पैर में जो पैंजनी थी वह बज रही थी। पीरी कछोटी, और वह अपने तन पर पीला छोटा सा पीताम्बर धारण किए हुए थे। और वाह छवि को रस खान बिलोकत, विलोकत का अर्थ है देखना, और इस छवि को देख करके, कौन देख करके? वारत काम कला, काम का अर्थ यहाँ कामदेव हैं। इस छवि को देखकर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे थे। कोटि का अर्थ होता है करोड़। और हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कव्वे का भाग्य बहुत बड़ा है जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी चुरा कर ले गया।
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के रस खान के सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक रस खान जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो ही गई, पूरे पद की व्याख्या हमने आपको बता दिया। प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है? कव्य को भाग्यशाली बताया गया है, जो भगवान कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी चुरा कर ले जाता है। चलिए, अथवा नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भारत माता का मंदिर यह। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, एक पद्य मैं बता रहा हूँ और एक छोड़ रहा हूँ। चलिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। पहला आप लोग देख लीजिएगा, प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया है, जो का वाला है। और चलिए हम दूसरा बता दे रहे हैं आपको, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। डीपली मैं नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। काले काले विविधा विचारा, समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृतों समाहिता, भारतीय संस्कृत में समाहित हुए। ऐसा संस्कृति है समासिकी संस्कृति। यह संस्कृत जो है सामासिकी संस्कृति, जो सभी लोगों को मिलाकर बनाई जाती है, उसे सामासिकी बोलते हैं। यह संस्कृति जो है सामासिकी संस्कृति है। यस्या विकासे, इसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विभिन्न विश्वासों अर्थात विभिन्न मतों का योगदान स्पष्ट है, योगदान जो है दृष्टव्य है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम, इसलिए हमारे भारतीय मतलब हम सभी भारतीयों की एक संस्कृति है और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुपासका, और हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, और एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। चलिए, यथा भ्रातरः परस्परम मिलित्वा, जिस प्रकार हम भाई आपस में मिलकर सहयोगेन सौहार्देन, सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार तथैव अस्माभिः अपि, उसी प्रकार हम सबको सहयोग और सौहार्द से मिलकर राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्तव्य करना चाहिए। तो देखिए, शॉर्ट में हमने आप लोगों को बता लिया। अब फिर संस्कृत गद्यांश हो गया, चलिए एक संस्कृत पद्यांश भी देख लेते हैं। तो क्या है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जिस काशी में मरना मंगल होता है और जहाँ पर भस्म ही जो है आभूषण के रूप में सुशोभित होती है। कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मीयते, और लंगोटी ही रेशमी वस्त्र के समान होती है। उस काशी को कौन पार पा सकता है, उस काशी को कौन माप सकता है, अर्थात वह काशी अत्यंत महान है। दूसरा भी देख लीजिए, माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोच्चतर अस्तता, माता जो है भूमि से महान है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से शीघ्र है, चिंता तिनके से हल्की है। और फिर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो या तो आप लोग कथावस्तु पढ़ लीजिएगा या तो नायक का चरित्र चित्रण, दोनों में से कोई एक पूछता है। अपने ज़िले के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न जो है आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, फिर उसके बाद जो है क्या है, जीवन परिचय पूछता है। हाई स्कूल स्तर पर जीवन परिचय पूछता है, और जब आप लोग इंटरमीडिएट में चले जाएंगे तो वहाँ पर साहित्यिक परिचय पूछेगा। तो चलिए, जीवन परिचय आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है, किताब में से आप लोग देख लीजिएगा। और फिर महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जो है पद्य में पूछे गए हैं, और भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब गद्य में। तो इन लोगों को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इससे अच्छा कोई श्लोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें परमार्थ की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। चलिए, ये भी हो गया। और फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। दारासिको वाराणसी आगत्य किम करो, तो दारासिको ने वाराणसी आकर क्या किया था? तो शायद पुराण शास्त्र दर्शन पुराण का अध्ययन किया था। तो दारासिको वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन पुराणम अध्ययनम अकरोत्। चलिए, और फिर सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, 3 प्रश्न हो गए, इसमें से 2 प्रश्नों को मर्ष्यतः मित्रम किम अस्ति और न्यायाधीशस्य पीठे कह अतिष्ठत गीतायाः कह संदेशा, ये सब आप लोग किताब में से देख लीजिएगा। चलिए, और फिर लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, वरना आप लोग भी बीच में बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं देखना। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आप लोग देख लीजिएगा सीरीज में से, बुक में से, जहाँ से भी मिले आप लोगों को।
तो मित्रों, इस तरीके से कम समय में और संक्षिप्त रूप से संपूर्ण व्याख्या को हमने देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों की मदद हुई होगी। फिर भी यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप सभी लोगों का मित्र हूँ और भाई भी हूँ। तो ठीक है, इसी तरीके के और अधिक कंटेंट को पाने के लिए, साहित्य से जुड़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।